हेलो गाइस, चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं आज की जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की सीरीज को। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे अपना फर्स्ट चैप्टर, ये देखिए, और हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। इतना कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो भी बेहतरीन फॉर्मेट में। और ये हमने जो है जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, वो भी हमने कवर कर लिए थे। और इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, तो इस वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए, जिसमें एवरग्रीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर कवर हो रही है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की पूरी बुक। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर को। और सेकेंड चैप्टर हमारा कुछ इस तरीके से है। अध्याय 2, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये हमारा जो है आज का सीरीज है। तो इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम इस इमेज में हमने आपको दिखाया है, शो किया है कि इकोलॉजी जो शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है। इकोलॉजी एक लैटिन और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, लेकिन ये जो ओइकोलॉजी है ये आपका ग्रीक है। क्या उनसी लैंग्वेज ग्रीक। तो इकोलॉजी से ओइकोलॉजी बना है। 1966 में शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने 1966 में ये शब्दावली यूज की थी। तो ओइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है ओइकस, मींस हाउस या फिर घर, और लॉगस आपको पता है स्टडी या अध्ययन। अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था, क्या ये कोटेशन है अर्नेस्ट हैकेल की, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के जो पारस्परिक संबंध हैं, हम कहीं ना कहीं वातावरण से रिलेट हैं, यही हमारा रिलेशन इकोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए हम जो इस सीरीज को काफी अच्छे से समझ लेते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सारे सिलेक्टेड पॉइंट्स ही हैं। हम यहाँ पर आपको बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक में तो बहुत कुछ दिया गया है। हम आपको सिलेक्टेड ही कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है पीडीएफ में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। और ये आपकी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल सीरीज होने वाली है। अगर आपने सपोर्ट दिया, लाइक किया, शेयर किया, तो ये नॉन स्टॉप आपकी सीरीज पूरी इकोलॉजी इन्वायरमेंट कवर होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट हो जाता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अभी मैंने इमेज के थ्रू आपको इकोलॉजी जो शब्दावली है उसके बारे में समझाया। अब उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। यूपीपीसीएस में पूछा गया इजी, और हमेशा पूछा जाता है। इकोलॉजी की शुरुआत ही इसी क्वेश्चन के साथ होती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। और अभी मैंने आपको बताया इकोलॉजी ओइकोलॉजी से मिलकर बना है। इसका मतलब है ग्रीक वर्ड, उसका हमने अर्थ भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा। अब इकोलॉजी के जनक तो भाई अर्नेस्ट हैकेल ही इकोलॉजी के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पहले फैक्ट है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हमने आप ही बताया कि इन्होंने एक कोटेशन दी, वातावरण और समुदाय के बीच जो रिलेशन है वही इकोलॉजी कहलाता है। ये कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे इकोलॉजी क्या है। वातावरण और जीव समुदाय के बीच जो रिलेशन है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा का खुलना। स्टोमेटा यहाँ पर रंध्र हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? आंसर आपका प्रकाश यानी लाइट पर। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए डी। विटामिन ए और डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की भूमिका होती है किसके सिंथेसिस में? विटामिन ए और डी तथा कैरोटीन, क्योंकि हमारी स्किन भी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेती है। पौधों की पत्तियां भी विटामिन ए और डी और कैरोटीन का निर्माण करती है। किसकी सहायता से? प्रकाश। हमारी स्किन भी प्रकाश की सहायता से सिंथेसिस कर लेती है। प्रकाश में कोई विटामिन डी या विटामिन ए नहीं होता है, यह आपको बताया गया होगा।
लेकिन पत्तियों में ऐसी फीचर्स हैं जिसकी वजह से विटामिन ए और डी और कैरोटीन सिंथेसिस होती है। सेम लाइक दैट हमारे पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन भी हमारी क्या करती है, विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेती है। हमारे अंदर स्किन में फीचर्स हैं, जो बोन होती है, जो फीचर्स हैं, टिश्यू जो होते हैं उसमें फीचर्स होती है, प्रकाश की प्रेजेंस में विटामिन डी का सिंथेसिस होने लगता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, अल्प दीप्तिकाली फोटो पेरियोडिज्म। यह है अल्प दीप्तिकाली पौधे पूछे जा रहे हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तंबाकू और सोयाबीन आपके कैसे हैं, अल्प दीप्तिकाली है। ये कॉन्सेप्ट जो है अल्प दीप्तिकाली फोटो पेरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट अभी आगे आपको मिलने वाला है, उसमें आपको पूरा ही समझाया जाएगा बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए वीडियो सीरीज के साथ। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है हमारी ये इकोलॉजी की। यहां से आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सारी कॉन्सेप्ट पॉइंट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है अगर आप एक कंप्लीटर हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप घास छोड़िए। नेक्स्ट, छाया प्रिय पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया प्रिय यानी कि शेड लविंग, शेड लविंग जो है पौधे, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हेलियोफोबस। ये आपको ध्यान रखना है, हेलियोफोबस। एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप आपको याद रखना है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। काफी सर्वोत्तम ताप माना गया है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप इतने कॉन्सेप्ट, इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने आगे के देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, किस तापक्रम पर एंजाइम की विकृतीकरण हो जाता है? भाई ये पूछा गया है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंजाइम अनएक्टिव होने लगते हैं, वो ताप। एक्टिव होते हैं कब? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अनएक्टिव कब होंगे? जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपना है, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई, यानी कि भारत में, भारत की बात हो रही है, अल्पाइन वृक्ष हैं किस ऊंचाई पर मिलते हैं? आपको याद रखना है हमेशा 4000 मीटर। यूपीपीसीएस में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, यहां पर देखो 36,600 से लेके 4000 है। ठीक है, यहां नजर पड़ गई है कि 3600 क्या है, तो 3600 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट, स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई क्या है? भारत में ही पूछा जा रहा है, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई 4000 मीटर। वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया है? पूछा गया है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है। यह है आपकी जैविकी है। नेक्स्ट, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? यह भी पूछा गया है बीपीएससी में। कहने का अर्थ यह है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट को तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। मेरा सीधा सीधा सा मीन्स ये है, आपको ये लगे कि आईएएस पीसीएस में पूछे गए तो हमारे लिए छोटे एग्जाम में नहीं, अरे भाई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमने अब सबको तो नहीं दिखा देंगे कि हाँ यहाँ पर तो पेज छोटा पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो ये लेवल बता रहा है, स्टैंडर्ड लेवल की बुक है तो स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ध्यान रखिए, हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे ये कहाँ पूछा गया, ये कहाँ पूछा गया, कहाँ नहीं। ये आप बच्चे नहीं हैं। चलिए, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है आपका बसंतीकरण। आपको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट, जीरोफाइट यानी मरुद्भिद। जीरोफाइट उनको कहते हैं जो रेगिस्तान भूमि में पाए जाते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है। तो वहां पर क्या होता है, पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटों में, थॉर्न्स में बदल जाती हैं। ऑप्ट्यूनिया, ऑप्ट्यूनिया नागफनी देखा होगा, नागफनी का पौधा, उसमें कांटे लगते हैं। कैक्टस देखा, कैक्टस, ये जीरोफाइट प्लांट है। इनकी पत्तियां किस में बदल जाती? कांटे में। ऐसा वो करती क्यों है? पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि कम पानी में भी वो सरवाइव कर सके। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को किसमें मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। आपको यह ध्यान रखना है। इसके बाद, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन।
नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑर्गन गैस का परसेंटेज कितना है? 0.93। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है जो कि है आपके 78%। और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ वो भी बता सकते हैं, बहुत इजी है। आप अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज वायुमंडल में कितना है। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पीडीएफ आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरी पीडीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, पॉइंट वाइज ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। यहां से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, जीके और जीएस से रिलेटेड ही है। यही क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं? जीएस जीके में। तो जीके जीएस का पोर्शन तो बन ही जाता है, तो इसलिए आपको तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन जो है आपको तैयार होने ही चाहिए 100%। अगर आपने इसके तैयार कर लिए कि मैक्सिमम काउंट जो होती है वो आपकी इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। आपने मीथेन, ह्यूमस, मालवा पठार ये देख रहे हैं आप, जीके और जीएस से रिलेटेड ही आपकी इकोलॉजी इन्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट आपका देख लें कि क्या है क्वेश्चन। वायुमंडल में आर्गन की आपकी मात्रा जो है पता चल गई। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा इन्वायरमेंट में बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, पौधों के सभी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे। पौधे के जो सभी पोषक तत्व से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है ह्यूमस। ह्यूमस हिंदी में इसको मृदा कहते हैं। तो मृदा अगर अच्छी होगी तो पेड़ भी आपका अच्छा ग्रो करेगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, विद्यमान रहते हैं। इससे आपको पता होगा कि सरसों की पेड़ के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि उसमें आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्वेश्चन है भारत में अवनालिका क्षरण, गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवनालिका क्षरण आपको ध्यान रखना है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार, जो आपका चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर अवनालिका क्षरण पाया जाता है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपको पता हो गया, नोट कर लीजिएगा कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में स्थित है? लोएस्ट मैदान आपको ध्यान रखना है किस देश में है? चीन में है। नेक्स्ट, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपकी वातोड़, यानी योलियन सॉइल। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अधोमृदा, सब सॉइल मृदा के किस स्तर को कहते हैं? सब सॉइल क्या कहलाता है आपका? संस्तर बी। जो संस्तर जो है मृदा के स्तर हैं, तो सब सॉइल यानी कि अधोमृदा आपको ध्यान रखना है संस्तर बी का पार्ट है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्टेड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सीरीज आपके लिए कितनी वैल्यूएबल होने वाली है। मृदा में औसतन कितना परसेंटेज कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कितने परसेंट पाए जाते हैं? 5%। पीसीएस में छत्तीसगढ़, ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है मृदा में परसेंटेज किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूछा गया है, वो आपको याद रखना है 5%। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यह है आपकी पीट मृदा। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस मृदा में पाए जाते हैं? वो है पीट मृदा। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ऑक्सीजन आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स से रिलेटेड फैक्ट है, तो ये नेचुरल पूछा गया है। ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? आईएएस पीसीएस में पूछा गया है। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आप देखें तो आपका सेंटर एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है, जो रेगुलेट होती है, ठीक है, ऑपरेट होती है, उसके लिए जो आपका एलिमेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पोटेशियम। ये आपको हमेशा नोट कर लेना है। पीडीएफ इसकी आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मिल जाएगी। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, किसके थ्रू? पीसीएस में पूछा गया। केशिका जल, ये कहलाता है केशिका। केशवत्व के कारण होता है कि यहाँ पे मृदा के कण हैं और यहाँ पे एक जड़ है, तो क्या है? कैपिलरीज। जड़ों में क्या है? कैपिलरीज जो होते हैं, वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू जल की जो बूंदें हैं जड़ों के थ्रू ऊपर चढ़ती हैं जड़ में, तो ये कहलाता है केशिका जल कहलाता है, और ये प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। सेम लाइक दैट, जब हम कॉटन की बत्ती बनाते हैं दीपक को जलाने के लिए, तो उसी तरीके से कॉटन से क्या है? तेल जो है कैसे ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण जो है वो ऑयल ऊपर चढ़ता है। इसी सेम लाइक दैट, ऐसे ही क्या होता है कि जड़ भी केशिका जल का यूज करते हैं। केशिकत्व के कारण जड़ें अवशोषित करती हैं मृदा में पाए जाने वाले पानी के बूंदों को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। नेक्स्ट, किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? जल धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता किस मिट्टी में होती है? ये होती है आपकी क्ले सॉइल, जिसको मटियार बोलते हैं, मटियार। आपका एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केशिका आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। यानी कि सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम सबको नोट डाउन नहीं करेंगे कहां कहां पूछे जा चुके हैं। आप ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड लेवल के ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वनस्पतियों का टाइप्स, मैंग्रोव टाइप। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस मान पर होता है? पीएच वैल्यू पूछा गया है। पौधों की ग्रोथ के लिए, मृदा से पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच मान होगा 6 से 7.5। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी पॉइंट जो क्वेश्चन के रूप में आपको फॉर्मेट में दिए गए हैं। चलिए नजर डालिए सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पॉइंट, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाले मृदा कण। भाई सबसे अच्छी मिट्टी, अभी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, उसी को घुमा के पूछा गया है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण, तो ये क्ले। सबसे अच्छी मिट्टी क्ले मिट्टी होती है, मटियार। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है, ये आपकी उर्वरता वाली सर्वाधिक मिट्टी जो है आपकी दोमट मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिसमें चूना प्रधान मृदा होती है उसमें उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कैल्सिकोल्स। क्या कहलाते हैं? कैल्सिकोल्स। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी का जो शब्द दिया था वो अर्नेस्ट हैकल थे, बट डीप इकोलॉजी की अगर बात हो तो आपको ध्यान रखना है अर्जीनेस 1973 में। नेक्स्ट, ऊर्जा किस रूप में गमन करती है? ऊर्जा एक तरंग रूप में गमन करती है। ये मैंने आपको कई बार बताया। प्रकाश और आपकी ध्वनि, ठीक है, ये भी आपकी किस रूप में गमन करती है? वेव के रूप में, तरंग के रूप में, जिसमें प्रकाश आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का आपका गमन होता है, रस्सी को अगर हम झटके दें तो इस तरीके से लहर के रूप में प्रकाश चलता है, बट ध्वनि आपकी सीधी रेखा में चलता है और सभी तरंगों में आपका वाइब्रेशन होता है। तो ऊर्जा भी एक प्रकाश का ही रूप माना गया है। तो ऊर्जा कैसे गमन करेगी? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेव के रूप में, और प्रकाश का ही रूप है तो ऊर्जा भी आपकी कैसी हो गई? अनुप्रस्थ। तो ऊर्जा भी आपकी किस तरीके से गमन करेगी? आपकी रस्सी को झटका दें तो लहर के रूप में। जैसे कि आपके अगर लाइट जा रही है तो लाइट भी कैसे जा रही है? ऐसे के वाइब्रेशन के रूप में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऊर्जा प्रकाश का ही रूप है, उसका गमन वेव के रूप में होता है, और तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? आपकी अनुप्रस्थ, और ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य होती है। इतना ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सूर्य के प्रकाश का 83% भाग प्लांट्स लीव्स द्वारा अवशोषित होता है।
83% भाग जो है सूर्य के प्रकाश का प्लांट लीफ क्या करती हैं, ऑब्जॉर्व करती हैं, जिसमें से 12% रिफ्लेक्ट हो जाता है। 12% क्या है, रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो जाता है, तथा 5% भाग ट्रांसमिटेड हो जाता है। अगर देखा जाए तो 83% अवशोषित होने वाले भाग का केवल 4% भाग ही क्लोरोफिल द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, जो प्रकाश है पत्तियों द्वारा अवशोषित किया गया कितना यूजफुल होता है, तो 83% टोटल एब्जॉर्ब करती हैं और 4% ही उनका यूज होता है, और बाकी का 79% ताप के रूप में वातावरण में डिफ्यूज यानी कि विसरित हो जाता है एज ए टेम्परेचर। ठीक है, 83% क्या है आपका एब्जॉर्ब किया पत्तियों ने और 4% को यूज किया, बकाया 79% आपका जो है विसरित हुआ ताप के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विबग्योर। 7 रंगों का ये एक ट्रिक है विबग्योर, क्योंकि ये कलर है वॉयलेट, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 रंगों का ये समूह है। इसमें से रेड एंड ब्लू ही फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। ब्लू और यहां पर जो है ब्लू और रेड 2 कलर फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे या उनके भाग गति करते हैं। इस प्रकार की गतियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं प्रकाशानुवर्तन गतियां, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। भाई कुछ पौधे क्या आते हैं, कुछ भाग उसके प्रकाश के प्रति सेंसिटिव है। जैसे सूरजमुखी है, आपने सुना होगा सूरजमुखी, जिधर सूर्य जाता है उधर ही उसका सूरजमुखी का जो फूल है उधर ही वो घूम जाता है। तो इस गतियां, ये वाली गतियां क्या कहलाती हैं? प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। इसे कहते हैं धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति तने द्वारा गति, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति जड़ों द्वारा गति। अगर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा तो इसका मतलब उसका तना जो है प्रकाश की तरफ गति करेगा। अगर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात हो रही है, इसका मतलब उसकी जड़, पौधे की जड़ क्या होगी? सेंसिटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण। यहां पर बात हो रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, जो प्रकाश जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, फल और फूल के ग्रोथ के लिए, विटामिन ए, डी, यहां पर अभी क्वेश्चन इससे पहले मिला है आपको, विटामिन ए और डी तथा कैरोटीन्स का निर्माण करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्सिन के उत्पादन को रोकता है, जिसके फलस्वरूप उसकी लंबाई, आकार एवं आकृति आदि में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, प्रकाश क्या करता है? वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, इसके उत्पादन को रोक देता है। ज्यादा अगर प्रकाश होगा तो ऑक्सिन का डेवलपमेंट, ग्रोथ रुक जाएगी। श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? मैंग्रोव। जो श्वसन मूल आप जानते हैं, श्वसन मूल क्या होता है कि आपका पेड़ है, पेड़ की एक जड़ है, इनकी शाखाएं हैं और ये आपकी मृदा है। अब कोई भी एक जड़ यहाँ पर जाके जो है मृदा से ऊपर निकल आती है। अब ये जो छोटी सी जड़ जो मृदा से ऊपर निकल आती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल। ये ऐसा क्यों करते हैं? कुछ पौधे करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी जड़ को इन्वायरमेंट से कांटेक्ट बनाए रखना है। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, न्यूट्रिटिव एलिमेंट ऑब्जर्व के लिए, CO2 ऑब्जर्व के लिए, वातावरण में जो नमी है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए पौधे ऐसा करते हैं कि अपनी जड़ों को मृदा से ऊपर निकाल लेते हैं, और इन संरचनाओं को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और ये कौन सी वनस्पतियां करती है? मैंग्रोव वनस्पतियां करती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। किसके? ओरोबैंकी और अमरबेल। देखो ये क्या है? परजीवी हैं। ये पौधे ऐसे हैं जो पैरासाइट है, दूसरे पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ओरोबैंकी तथा अमरबेल। तो पूर्ण मूल ओरोबैंकी है, क्रमशः दिया गया, और स्तंभ परजीवी ये आपका अमरबेल है। आई होप समझ में आया होगा। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन आपका क्या कहलाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा
आपका कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। जैसे कि माइकोराइजा क्या है, एक आपका फंगस है। क्या है? आपका एक फंगस है और ये किसी पौधे की जड़ के साथ रहता है, ठीक है। तो ये सहजीवन व्यतीत करता है, तो इसका नाम है माइकोराइजा। और ये भी आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है माइकोराइजा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला कवक होता है माइकोराइजा। और बैक्टीरिया आपके एनाबीना, ठीक है, राइजोबियम, ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। उसी प्रकार कवक भी एक है माइकोराइजा, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दरअसल ये क्या करता है, पौधों से इसको भोजन मिल जाता है और ये पौधों के लिए सिम्बियोसिस शो करता है कि पौधों को ये क्या करता है, नाइट्रोजन एलिमेंट, न्यूट्रिटिव एलिमेंट प्रोवाइड करा देता है। तो दोनों का काम चल जाता है। सहजीवन क्या होता है, साथ साथ रहना, हम तुम्हारे काम आए तुम हमारे काम आओ। तो बैक्टीरिया में अगर पूछा जाए तो आपका एनाबीना है, राइजोबियम है, नॉन स्टॉक है, नॉन स्टॉक। और आपका कवक पूछा जाए तो आपको याद रखना है माइकोराइजा। कीट भज्जी पौधे, कीट भज्जी जो पौधे होते हैं, क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कीटों को खाते हैं क्योंकि वहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खा लेते हैं, बस इतना है। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो करेंगे भाई। तो कीट बच्ची पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो कीटों को भक्षण इसलिए करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? यह कहलाता है अधिपादप, एपिफाइट। जब दो भिन्न पौधे, दो अलग अलग पौधे हैं, खाद्य के लिए ना होकर, अगर खाद्य के लिए करते हैं तो सिम्बियोसिस कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे माइकोराइजा आपका सिम्बियोसिस, क्योंकि दोनों पौधों को फायदा हो रहा है, खाना पीना मिल रहा है। लेकिन अगर संबंध खाद्य रिलेटेड ना हो तो ऐसा संबंध अधिपादप या एपिफाइट कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप सीरीज अच्छी है और आपको देखो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेरी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप का माइक का जैक है वो थोड़ा खराब है। तो मैं वाईफाई माइक को यूज कर रहा हूं, तो आप इतना मेंटेन कीजिए, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए है किसी भी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा किन पौधों के नाम हैं? ये है कीट बच्ची। कीट बच्ची का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि कीट बच्ची पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए कीटों को खाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखो ऊपर, कीट बच्ची पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ भाई, बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कीटों को इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है। तो इसमें नाम आपके यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोसिनिया, ड्रोसेरा, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। 4 ये कीट बच्ची पौधे हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, लोरेंथस। ये ध्यान रखना है, आम के वृक्ष पर जो परजीवी आपका पाया जाता है उसका नाम है लोरेंथस, जिसे हम हिंदी में बंजा कहते हैं। बंजा, यूपी में बंजा कहा जाता है। आम के वृक्ष में जो बंजा पाया जाता है, अच्छी पत्तियां होती चिकनी टाइप की और कलर उसका रेड एंड ग्रीन होता है, तो ये लोरेंथस है। क्या है? लोरेंथस। और ये परजीवी है किसके? आम के वृक्ष पर। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन आया था अभी, हमने बताया था दीर्घ दीप्तकालीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको बताएंगे। आप अगर पीछे देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था कि उसको बारे में आगे आपको मिलेगा। लॉन्ग डे प्लांट, जिसको ग्रीष्मकालीन पौधे और दीर्घ दीप्तकालीन भी कहा जाता है, तो इनमें आते हैं आपके हैनबेन, पालक, गेहूं, जौ। ये कैसे हैं? लॉन्ग डे प्लांट हैं या फिर दीर्घ दीप्तकालीन, ये आपको ध्यान रखना है। आप पीडीएफ ले लीजिए और इससे भी आपको जो है रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद शॉर्ट डे प्लांट में कौन आते हैं? ये देखो यहाँ पर स्टार बना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन था। शॉर्ट डे प्लांट अल्पदीप्ति, अल्पदीप्ति पौधे कौन से? सोयाबीन और तंबाकू। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है। और इसके साथ जैंथियम। तो ये आपके लॉन्ग डे में आपके हेनबेन, पालक, गेहूं, जौ। शॉर्ट डे प्लांट यानी अल्पदीप्त में सोयाबीन, तंबाकू, जैंथियम। जाड़े की ऋतु और बसंत में पुष्पन होता है जिनका,
वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। प्रकाश उदासीन, दीप काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे भी पौधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। वो है टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी और कपास। ये है प्रकाश उदासीन, अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये शॉर्ट डे नहीं होते हैं, लॉन्ग डे नहीं होते हैं, इनका मतलब नहीं है टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी और कपास। सन लविंग, इसमें इंपॉर्टेंट है सन लविंग, सूरजमुखी है, चीड़ है, सागौन है। शेड लविंग, टैक्सस, एबीस तथा पाइसिया, ये आपके शेड छाया प्रिय पौधे और प्रकाश प्रिय पौधे। ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अगर वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा नहीं। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने तथा समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्रमशः तापमान कैसा होता जाता है, ये क्या होता है, कम। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान कम होगा, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो भी तापमान कैसा होगा, कम होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण पर तापमान का प्रभाव। जो फोटोसिंथेसिस है, अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा गया था 35 से, वहां पर हमने आपको बताया था कि 25 से, आप 25 से 35 कर लीजिएगा, 35 डिग्री तक तो जो है फोटोसिंथेसिस जो है अच्छी होती है। और यही से क्वेश्चन था कि 25 से 35 डिग्री तक जो है एंजाइम एक्टिविटी अच्छी होती है। 60 से 70 पहुंच जाएंगे तो एंजाइम, जो एंजाइम है अनएक्टिव हो जाएंगे। यहां पर है फोटोसिंथेसिस भी आपको ध्यान रखना है, 25 से 35 के आसपास आपको एंजाइम सेम लाइक दैट आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस किस टेम्परेचर पर अच्छे से होती है, रिएक्शन कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर रिएक्शन रेट 2 गुनी बढ़ जाती है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रकाश बढ़ेगा तो आपकी क्या है, दर भी फोटोसिंथेसिस की इंक्रीज हो जाएगी 2 गुनी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड 2 गुनी बढ़ती है, इतना ध्यान रखना है। स्टेरनोथर्मल, स्टेरनोथर्मल ऐसे पौधे जिनको स्थिर ताप की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके पाइसिया तथा एबीस आपको ध्यान रखना है, ऐसे पौधे हैं जिनको स्थिर ताप की नीड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, कुछ पौधे पूरे वर्ष में ताप क्रम में होने वाले परिवर्तनों को सह लेते हैं, ऐसे पौधे यूरीथर्मल कहलाते हैं जो पूरे वर्ष टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं उन पर पड़ता है। तो इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, आर्टिमीसिया प्लांट जो है वो यूरीथर्मल में आता है, और पाइसिया और एबीज आपके स्टर्नोथर्मल आता है। ये स्थिर ताप पर जो है अच्छे से वर्क, मतलब कि अच्छे से सर्वाइव करते हैं पाइसिया तथा एबीज, और आर्टिमीसिया पर टेम्परेचर का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपके दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। जलोदविद्दि, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, जल में रहने वाले पौधे। समोदविद्दि, मीजोफाइट, औसत जल में उगने वाले पौधे, यानी दलदल भूमि में जहां पानी है लेकिन एवरेज समथिंग है, ठीक है, उनको हम समोदविद्दि कहते हैं। लेकिन सिर्फ जल में रहने वाले, चाहे वो प्लैंकटन हो या फिर डीप अंदर तालाब के रहते हो, वो होते हैं हाइड्रोफाइट। और मीजोफाइट दलदल भूमि में, और जीरोफाइट अभी हमने आपको बताया था रेगिस्तान, जहां पर पानी की कमी हो, वो जीरोफाइट पौधे कहलाते हैं। जैसे आपका नागफनी, कैक्टस, और इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। उनका तना होता है लेकिन उनकी पत्तियां पूछी जाए तो उनके कांटे ही उनकी पत्तियां होती है, क्योंकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और तने के द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाष्पोत्सर्जन क्रिया ना हो पाए। पौधे क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो प्लांट में पानी होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो भाई जीरोफाइट क्या है कि जब रेगिस्तान में पानी की वैसे भी कमी है, अगर वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो यूज होता है जल, ठीक है, जो यूज होता है, क्योंकि भाई CO2 और प्लस H2O मिलकर ही तो भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। तो अगर जल वो बाहर ही निकाल देंगे तो बेचारे खाना कहां से बनाएंगे जीरोफाइट। तो उनकी ऐसे में क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियों को कांटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो कांटे में कन्वर्ट होगी तो स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं होंगे तो भाई बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, पानी क्या है उनका स्टोर रहेगा, कब में भी उनका काम चल जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये मैंने पिछले वीडियो सीरीज में पूछा था कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस यानी कि CO2 प्लस H2O आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक, ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से अथवा CO2 से, क्योंकि CO2 में भी ऑक्सीजन एलिमेंट है और पानी में भी ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन आता है आपका जल से, H2O से आता है। H2O का क्या होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ब्रायोफाइटा, इनको हम कहते हैं प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जानते हैं, मेढक आपका एम्फीबिया है, दोनों जगह रह लेता है, जल में भी रह लेता है और भूमि में भी रह लेता है। जल में क्या करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करता है कि वहां पर बच्चे अपने अंडे जो है वहां पर छोड़ता है, और क्या करता है कि वहां पर रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, भाई एम्फीबिया क्या करते हैं, एम्फीबिया मेढक क्या करते हैं कि वहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनका होगा पानी में, लार्वा उनका बनेगा पानी में। उसी तरीके से ब्रायोफाइटा एक ग्रुप है, क्योंकि प्लांट किंगडम को बांटा गया है। ठीक है, आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एलगी, आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, 5 सब ग्रुप में बांटा गया है प्लांट, पूरे प्लांट किंगडम को। तो ब्रायोफाइटा आपका फर्स्ट ग्रुप है। इनको हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा भूमि पर रहते हैं, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को किस में पूरा करते हैं, जल में। इसलिए इनको हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई आपकी कहलाती है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये आपको अभी आगे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट का तो बुक ही है, पूरे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके देखो जीएस, जीके, साइंस। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में 3 चीजें कवर होती हैं आपकी, जीएस होती है, जीके होती है और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप ऐसे समझो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके 3 पोर्शन कवर होते हैं। आपका जीएस जीके में पूछा जाता है, अलग से आपका साइंस में भी इसका पोर्शन मिलता है, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से तो क्वेश्चन मैक्सिमम रहते ही हैं किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है। भैया इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सौर विकिरण। क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और इसी के साथ जो है हमारे 50 मिनट पूरे होते हैं। आगे की सीरीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इस चैप्टर की आपको क्वेश्चन की जो रिवीजन है वो आपको लास्ट में मिलेगा, पहले कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के बाद। तो हम यहाँ पर आपको समझाने वाले थे इकोसिस्टम में प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है। ये माना जाता है सौर विकिरण को। क्यों माना जाता है, इकोसिस्टम में क्या होता है, आपका जो है प्रकाश है, प्रकाश पड़ेगा पौधों पर, ठीक, पौधों पर पड़ेगा, पौधे क्या बनाएंगे भाई, भोजन। हम लोग तो भोजन बनाते नहीं हैं, तो भोजन पर डिपेंड कौन होंगे, जीव, और जीव पे ही आपके ओमनीवोरस, कार्निवोरस, पौधे आपके प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स, उत्पादकर्ता, पौधों को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है, उत्पादकर्ता। ये भोजन को बनाते हैं, भोजन को हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, ठीक है। फिर ये बड़े जीव जंतु खाते हैं कि भाई पहले पौधे को कौन खाएगा, हर्बीवोरस। हम डायरेक्ट भी खा लेते हैं, हम कहलाते हैं ओमनीवोरस, क्योंकि हम डायरेक्ट आलू भी खा लेते हैं, और आलू के पौधे को खाने वाले जीव भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, इनको खाते हैं पौधों को कौन, हर्बीवोरस, इनको हर्बीवोरस कहते हैं। और हम हर्बीवोरस को भी खा लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी खा लेते हैं। समझ में आ रहा, ओमनीवोरस, हम हर्बीवोर को भी खा लेते हैं, हर्बीवोरस जो पौधों पर डिपेंड है, बिल्कुल, बकरी, भेड़, हम उनको भी खा लेते हैं, और डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को भी खा लेते हैं, यानी पौधों को भी खा लेते हैं, पालक है, आलू है, सब्जियां खाते हैं, तो हम ओमनीवोरस। अच्छा, बीच का कार्निवोरस, कार्निवोरस वो है जो सिर्फ मांस खाते हैं, यानी जीवों को ही खाते हैं, जैसे लॉयन है, आपका टाइगर है, ठीक है, ये जो है आपके कार्निवोरस कहलाते हैं।
आई होप यहाँ तक जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ तक की सीरीज हमें अच्छी लगती है। यहाँ इतने क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, लगभग 50 प्लस हो गए होंगे, तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 के 100 के आसपास पहुँच गए होंगे। तो 100 क्वेश्चन आपको एक वीडियोज में लगभग मिल ही जाते हैं। तो अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप उसमें बोरिंग फील करेंगे। हम आपको जो है टुकड़ों में देना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, पीडीएफ के लिए हमें कमेंट कीजिए। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में।